बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ताहिर और आप देख रहे हैं शालीमार क्रिकेट एकेडमी का यूट्यूब चैनल। आज हम क्रिकेट कवानीन के बारे में बात करेंगे। काफ़ी सारे दोस्तों ने फरमाइश की थी और उन्होंने मैसेजेस भी किए थे कि आप क्रिकेट कवानीन के बारे में एक वीडियो बनाएं जिसमें आसान अल्फाज में और मुख्तसरन क्रिकेट कवानीन के बारे में बताया जाए। तो कोशिश करते हैं। तो फिर चलते हैं। सबसे पहले क्रिकेट के जो 42 कवानीन है, सबसे पहले क्रिकेट का लॉ नंबर 1 जो है, ये प्लेयर्स के मतलब है कि एक मैच में कितने प्लेयर्स होंगे। इसके बारे में क्रिकेट कवानीन में लिखा हुआ है कि एक मैच में एक टीम में 11 खिलाड़ी होंगे, लेकिन आपस में बाय एग्रीमेंट आप 11 से ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम पे जो फील्ड में खिलाड़ी होंगे वो 11 से ज़्यादा नहीं होंगे और उनमें से एक कैप्टन होगा। और कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि गेम विद इन द लॉज ऑफ क्रिकेट के मुताबिक खेली जाए, कोई अनफेयर गेम ना हो, टाइम वेस्टिंग ना हो, बॉल टेम्परिंग ना हो। दिस इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैप्टन। तो क्रिकेट का लॉ नंबर 2 है ये सब्सिट्यूट या रनर या बैट्समैन का क्रीज छोड़ना, इसके बारे में पिच छोड़ के यानी कि ग्राउंड से बाहर जाना, इसके बारे में। इसके बाद शार्ट आपको बता दूं कि अब रनर का तो किस्सा ख़त्म हो गया, रनर अलाउ ही नहीं होता। नंबर 2 जो सब्सिट्यूट फील्डर है, ये अंपायर की जवाबदीद है कि वो देखे कि आया नॉमिनेशन या टॉस होने के बाद किसी खिलाड़ी को कोई ऐसी इंजरी या कोई ऐसा उसके साथ प्रॉब्लम हो गया या वो बीमार हो गया है कि वो अपनी फील्ड नहीं कर सकता कुछ टाइम के लिए, तो वो उसको सब्सिट्यूट अलाउ कर सकता है और मुखालफ टीम इस पर एतराज़ नहीं कर सकती। इसी तरह जो बैट्समैन है वो भी अपनी क्रीज, अपनी इनिंग्स अगर किसी वजह से जारी नहीं रख सकता तो वो बाहर जा सकता है, और जब वो बेहतर फील करे तो अगली विकेट गिरने के बाद या अगले बैट्समैन के इंजर्ड होने के बाद वो आके अपनी बैटिंग जारी कर सकता है। इसी तरह जो एक चीज़ है रिप्लेसमेंट, सब्सिट्यूट में और रिप्लेसमेंट में बड़ा फ़र्क है। जो सब्सिट्यूट प्लेयर है वो सिर्फ फील्ड कर सकता है, ना वो बैटिंग कर सकता है, ना वो बॉलिंग कर सकता है, ना वो विकेट कीपिंग कर सकता है और ना ही वो कप्तानी कर सकता है। ये चार चीज़ें मुतबादल खिलाड़ी जो है वो नहीं कर सकता। जबकि रिप्लेसमेंट एक ऐसी चीज़ है कि ये अगर भाई जो दूसरा जो कैप्टन है, अपोजिट कैप्टन है, उसकी इजाज़त से अगर रिप्लेसमेंट वो आपको अलाउ करता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी एक किसी प्लेयर के साथ अनअवॉइडेबल जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो अगर वो अलाउ करता है तो आप उसकी जगह एक रिप्लेसमेंट प्लेयर ले सकते हैं। और रिप्लेसमेंट प्लेयर जो जिस प्लेयर की जगह पे आएगा वो उसकी जगह पे फुल जो भी उसके, अगर उसकी बैटिंग रहती है तो बैटिंग कर सकता है, अगर उसके ओवर्स बकाया हैं तो वो ओवर्स कर सकता है, विकेट कीपिंग भी कर सकता है, कप्तानी भी कर सकता है। तो रिप्लेसमेंट और इसमें ये फ़र्क है। इसके बाद जनाब आता है लॉ 3, अंपायर्स। अंपायर्स की सबसे पहले जो अपॉइंटमेंट है कि मैच से पहले दो अंपायर जिनको मुंतखब किया जाएगा, उनको बगैर किसी वजह के चेंज नहीं किया जा सकता और दोनों कप्तानों की बाहमी रजामंदी के बगैर किसी अंपायर को चेंज नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो अंपायर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गेम को विद इन द लॉज और क्रिकेट की स्पिरिट के मुताबिक इसको कंटिन्यू करना। उसके साथ साथ मैच शुरू होने से पहले विकेटों की लेंथ और क्रीजेज और पिच पर जो तैयार की गई है, एवरीथिंग जो है ये अंपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चेक करे वो दुरुस्त है। और फिटनेस ऑफ द ग्राउंड एंड वेदर द लाइट एवरीथिंग, यानी कि मौसम क्या इस काबिल है कि मैच शुरू किया जा सके, लाइट इस काबिल है कि नहीं है, और पिच की क्या कंडीशन है। तो ये सारी अभी सोल जज आर अंपायर्स। इसके बाद है जी स्कोरर। स्कोरर का जो लॉ है वो लॉ 4 है कि स्कोरिंग उसने अपने सही से नोट करने हैं, रन्स नोट करने हैं और अंपायर को एक्नॉलेज भी करना है, अंपायर को सिग्नल भी देना है कि मैंने ये आपका सिग्नल जो है नोट कर लिया, या जो भी अंपायर उसको डायरेक्शंस दे रहा है वो उस पर उसको एक्नॉलेज। इसके बाद है जनाब लॉ 5, बॉल्स। बॉल जो है ये दोनों अंपायर और कैप्टन जो है मैच शुरू होने से पहले डिसाइड करेंगे कि कौन सी बॉल यूज़ होगी, और दोनों जो टीम्स के लिए बॉल यूज़ होगी वो सेम एक ही को कंपनी की या एक ही तरह की बॉल यूज़ होगी, ताकि उसमें किसी को किसी किस्म का भी कोई एज ना हो। बॉल के बारे में आपको बता दूं कि इसका जो वेट है वो 155 ग्राम से लेकर 163 ग्राम के दरमियान इसका वेट होना चाहिए, और इसके जो मेजरमेंट है जो वो तकरीबन 8
13/16 से लेकर ग़ालिबन 9 इंचज़ के दरमियान इसका जो है ना वो सरकमस्टांसेस है। और इसी तरह जो लंबे मैचेस होते हैं जिसमें न्यू बॉल ड्यू होती है, तो वो पहले से डिसाइडेड होता है कि 80 ओवर्स के बाद न्यू बॉल ड्यू होगी। और अंपायर्स आर सोल जज के वो चेक करते रहे कि आया बॉल जो है उसकी कंडीशन ठीक है, प्लेएबल है, कहीं से बॉल ख़राब तो नहीं हुआ, बॉल की शेप चेंज तो नहीं हुई, बॉल के कुछ वो जो सीम है वो फट तो नहीं गई। तो अंपायर्स आर द सोल जज, अंपायर ने चेक करना है कि बॉल का इस वक्त वियर एंड टियर क्या है, और इसके साथ कोई आर्टिफिशियल मड लगा के उसकी चीज़ को किसी को चेंज किया गया तो अंपायर कैन चेंज द बॉल। ये अंपायर की स्वाबदीद है। इसके बाद है जनाब लॉ नंबर 6, क्रिकेट का कानून नंबर 6, बैट, बल्ला। बल्ला जो है वो 38 इंच से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए और 4.25 इंच से ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। अब तो इसकी जो मोटाई है उसके बारे में भी एक वो आ गया है, वो भी किसी टाइम हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद है जनाब लॉ 7, पिच। पिच के बारे में आपको पता होगा कि पिच के ऊपर जिस तरह से हमारे दोनों एंड पे स्टंप्स लगी होती हैं, उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे जाके लॉ नंबर 8 में। और लॉ नंबर 9 जो रिटर्न क्रीज और बॉलिंग एंड पॉपिंग क्रीज है उसके बारे में बात करेंगे। पिच की लंबाई जो है वो 22 गज़ है या 66 फीट कह सकते हैं आप, और इसकी चौड़ाई जो है वो 10 फीट है। और पिच की जो तैयारी है वो ज़ाहिर है जो भी ग्राउंड अथॉरिटी है जब वो पिच तैयार करते हैं और अंपायर्स के हवाले कर देते हैं, तो जब वो अंपायर देखते हैं कि ये पिच प्लेएबल है, तो जब मैच शुरू हो जाता है उसके बाद अंपायर्स आर रिस्पॉन्सिबल कि उनका डिसीजन होगा कि ये पिच खेलने के काबिल है या नहीं है, या इस पिच में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, उसको कवर करना या उस पर रोलिंग कराना, जो भी कवानीन है वो भी आगे आके डिस्कस करेंगे। इनिंग्स ब्रेक के बाद जो भी रोलिंग का होता है वो भी उस पर भी डिस्कस करेंगे। और चेंजिंग ऑफ पिच के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब मैच शुरू हो गया तो पिच चेंज नहीं होगी अनलेस कि अंपायर और दोनों कप्तानों का ये ख्याल हो कि ये पिच खेलने के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और किसी सवीयर किस्म की इंजरी का ख़दशा है, तो उस पिच को दोनों अंपायर्स और दोनों कप्तानों की रजामंदी से चेंज किया जा सकता है अगर कोई साथ पैरेलल कोई पिच अवेलेबल हो। इसके बाद आ गया जी जिक्र विकेटों का, लॉ नंबर 8, क्रिकेट का कानून नंबर 8, द विकेट्स। विकेटों के बारे में आपको बता दूं कि 22 गज के ऊपर जो दोनों पिच के दोनों तरफ पे 3-3 लकड़ी की जो विकेटें लगाई जाती हैं, इसकी चौड़ाई जो है वो 9 इंच होती है और इसकी हाइट जो है वो तकरीबन 28 इंच होती है और बेस के साथ 28.5 इंच होती है। अच्छा, अब हम बात करेंगे जी लॉ 9 की, द बॉलिंग क्रीज, द पॉपिंग क्रीज एंड द रिटर्न क्रीज। बॉलिंग क्रीज जो है जिसकी लेंथ 8 फुट 8 इंच होती है और ये दोनों जो स्टंप्स लगाई जाती हैं उसका बैक एज होता है, इसके ऊपर ही स्टंप्स लगाई जाती हैं। इसके 4 फुट के फासले पे पॉपिंग क्रीज होती है और इसके साइडों पे 2 रिटर्न क्रीज होती हैं। पॉपिंग क्रीज का काम जो जिस तरह मैंने पहली वीडियो में बताया था कि बैट्समैन के फ्रंट फुट को कंट्रोल करती है और बैट्समैन का बताते बॉलर के फ्रंट फुट को कंट्रोल करती है और बैट्समैन का बताते हैं कि वो अब क्रीज में इन है या आउट है। और रिटर्न क्रीज जो है बॉलर के बैक फुट को कंट्रोल करती है। इसके बाद जी लॉ नंबर 10 है कि पिच के ऊपर रोलिंग किस तरह होगी, इसकी स्वीपिंग किस तरह होगी, मूविंग किस तरह होगी, घास कटिंग या उस पर जो पानी है या इस तरह की डिफरेंट जो पिच प्रिपरेशन के मुतालिक है, ये ज़्यादातर इससे आप प्लेयर्स का कम ही वास्ता पड़ता है, ये अंपायर इसको खुद ही हैंडल करते हैं। क्रिकेट का कानून नंबर 11 है जी कि पिच को कवर किया जाएगा, स्पेशली जो एक दिन से ज़्यादा के मैचेस होते हैं इसमें, और जो एक दिन का भी मैच होता है इसमें मैच शुरू होने से पहले रात को जो है पिच को कवर किया जाता है ताकि उसमें किसी किस्म का एक्स्ट्रा मॉइस्चर या कुछ ना हो। बारिश के दौरान भी पिच को कवर किया जाता है, तो इसके बारे में कुछ इसमें तफसील है। क्रिकेट का कानून नंबर 12, इनिंग्स जो है ना 2 इनिंग्स होंगी एक टीम की। ये बेसिकली ये टेस्ट मैच की बात हो रही है, लेकिन वनडे और T20 में आपको मालूम है कि एक ही इनिंग्स होती है। और इसके बारे में आगे तफसील में जो है ना वो फिर बाद में आएगा कि किस तरह से फॉरफीचर एक इनिंग्स खेलने से इनकार भी किया जा सकता है, उस दूसरी टीम को कहा जा सकता है कि जी आप आएँ बैटिंग करें, या डिक्लेरेशन भी है, तो इस पे बाद में बात करेंगे।
इसके बाद है जी फॉलो ऑन। फॉलो ऑन के बारे में अक्सर लोग पूछते हैं जी कि ये 600 रन बनाए हैं तो 300 करेंगे तो फॉलो ऑन। नहीं, इस तरह नहीं होता। अगर 4 डे या 5 डे मैच हो रहा है तो उसमें अगर पहली टीम ने 200 या 200 से ज़्यादा रन्स की लीड ली है तो वो उसको राइट है कि वो दूसरी टीम को मजबूर कर सकते हैं जी कि हम आपको फॉलो ऑन कर रहे हैं, आप दोबारा बैटिंग करने आए। इसी तरह 4 डे या 3 डे में 150 और 2 डे में 100 रन्स की लीड है, या एक दिन का अगर मैच है 2-2 इनिंग्स का, तो एक टीम जिसने 75 रन्स की लीड ली है तो वो दूसरी टीम को फॉलो ऑन कर सकती है। लॉ नंबर 14, डिक्लेरेशन। टेस्ट मैच में या जो किसी भी इनिंग्स में कैप्टन को ये राइट हासिल है कि वो किसी भी टीम किसी भी वक्त अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन वो अंपायर्स को बता देंगे कि हम अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कि ऐसा मौका आता है कि वो अपनी इनिंग्स बिल्कुल ही नहीं खेलना चाहते और दूसरी टीम को कहते हैं कि जी हम नहीं खेल रहे, आप पहले खेल लें, तो वो उनकी वो इनिंग्स काउंट होगी और उसमें 0 रन्स होगा। लेकिन वो अब ये ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद है जी कानून नंबर 15, स्टार्ट ऑफ प्ले, जिसमें कॉल ऑफ प्ले जब मैच शुरू होता है तो अंपायर इसको कहते हैं प्ले, तो उसके बाद गेम शुरू हो जाती है और टाइम आपका स्टार्ट हो जाता है। प्रैक्टिस ऑन द फील्ड बिल्कुल अलाउ नहीं है, आप उस पर ना तो ट्रायल रन अप कर सकते हैं और ना ही पिचेस की जो पैरेलल साथ साथ जगह इस पर आप बॉलिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी सख्त सज़ा है, मिनिमम जो है 30 मिनट्स तक वो बॉलर बॉलिंग। इसके बाद ये क्रिकेट का कानून नंबर 16 है कि इंटरवल्स, जो वक्फे होते हैं, इसकी जो लेंथ है या कितने वक्त के लिए होंगे, ये मैच से पहले डिसाइडेड होता है, या कोई इवेंट अगर हो रहा है तो उसमें ऑलरेडी ये प्लेइंग कंडीशंस में मेंशन। इसके बाद है जी क्रिकेट का कानून नंबर 17, सेशंस ऑफ प्ले। इसमें जो है पहले से डिसाइडेड होता है कि किस किस टाइम पे गेम शुरू होगी और क्या क्या इसका होगा, और लास्ट आवर का जो गेम होगा उसके बारे में बताया गया। इसके बाद है जनाब कानून नंबर 18, स्कोरिंग। इसमें रन्स के बारे में बताया गया है, फिर शॉर्ट रन के बारे में बताया गया है, फिर इसके सारी जो है ना, बैट्समैन का अगर रन आउट हो जाता है फिर कितने रन्स काउंट होंगे, कौन सा बैट्समैन से फेस करेगा, इसकी डिटेल्स है। क्रिकेट का कानून नंबर 19, बाउंड्रीज। इसमें बाउंड्रीज के बारे में बताया गया। स्पेशली आपको पता ही होगा जो गेंद, मैं ये शॉर्ट इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो अक्सर लोग वो फिर बोर हो जाते हैं। जो गेंद ग्राउंड को टच करने के बाद बाउंड्री से बाहर जाएगी उस पर 4 रन है, और जो सीधी हवा में ग्राउंड से बाहर जाएगी तो उसमें 6 रन है। इसमें डिफरेंट जो है ना वो बाज़ात ऐसा भी होता है कि कोई बाउंड्री लाइन के ऊपर अगर कोई दरख्त है और उसकी कुछ शाखें ग्राउंड के अंदर आ रही हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो कि जिसको हटाया नहीं जा सकता, तो उसके बारे में पहले से डिसाइड किया जाएगा मैच शुरू होने से पहले कि आया अगर इसको चीज़ दरख्त को बॉल लग के आती है या कोई इलेक्ट्रिक वायर है या कोई चीज़ ऐसी चीज़ है, तो उसको जब बॉल लग के ज़मीन पे गिर आ रही है ज़मीन की तरफ, तो कोई फील्डर कैच कर लेगा तो क्या होगा, क्या वो गेंद प्ले में रहेगी। तो ये प्लेइंग कंडीशंस में आता है, ये मैच से शुरू होने से पहले ये चीज़ें डिसाइड की जाए। इसके बाद बड़ा एक दिलचस्प कानून है क्रिकेट का, कानून नंबर 20 के अगर ड्यूरिंग द गेम ग्राउंड के अंदर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बॉल आपसे गुम हो गई है, तो फील्डर कोशिश कर रहा है बॉल ट्रेस करने की, अगर वो बॉल ट्रेस नहीं कर सकता तो वो अंपायर को इशारा करेगा कि बॉल गुम गई है, तो अंपायर जो है इस पर 6 रन देगा। ये बड़ा दिलचस्प एक कानून है। आजकल वैसे इस तरह होता नहीं है, लेकिन कानून क्रिकेट का जो है 20 नंबर ये कहता है कि अगर बॉल लॉस्ट हो गई है विद इन द प्लेइंग एरिया, तो अब फील्डर अंपायर को इन्फॉर्म करेगा कि बॉल लॉस्ट हो गई है तो 6 रन। इसके बाद है जी 21 नंबर कानून, रिजल्ट, कि मैच का फैसला क्या हुआ। ये 2 इनिंग्स का जो मैच होता है इसमें कुछ रन से भी टीमें जीती हैं, विकेटों से भी जीती हैं, और एक इनिंग्स के मार्जिन से भी मैच जीती हैं। इसी तरह अगर कोई टीम किसी वजह से अंपायर की भी बात नहीं सुन रही और वो खेलने से इनकार करती है, तो अंपायर कैन अवार्ड द मैच टू अपोजिट टीम, यानी कि अंपायर दूसरी टीम को जो है ना वो मैच विनर करार दे सकता है, और जो टीम खेलने से इनकार कर रही है उसको वो मैच हार गई है। इसी तरह मैच टाई भी हो जाता है अगर दोनों टीमों के रन्स बराबर हो जाएं, और मैच ड्रा भी हो सकता है अगर उसका कोई रिजल्ट ना निकले। इसके साथ साथ करेक्टनेस ऑफ स्कोर की जो दुरुस्तगी है ये भी अंपायर की। इसके बाद है जनाब क्रिकेट का कानून नंबर 23, डेड बॉल। आमतौर पर हम यही सोचते हैं कि जो बॉल बॉलर के हाथ से गिर गई वो डेड बॉल होगी, नहीं, डेड बॉल इस तरह नहीं होती।
डेड बॉल के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब विकेट कीपर के हाथों में बॉल चली जाए और दोनों बैट्समैनों का कोई इरादा ना हो मज़ीद इस पर कोई कार्रवाई करने का या रन्स लेने का, या बॉलर के हाथ में जब बॉल पहुंच गई है तो उसको ऑटोमेटिकली डेड वो काउंट होगी। उसके बाद उसके ऊपर कोई मज़ीद कार्रवाई नहीं हो सकती अनलेस कि जब बॉलर दोबारा रन अप लेके बॉल करने के लिए आता है तो वो बॉल प्ले में आ जाती है। इसी तरह अगर ये बाउंड्री लाइन से बाहर चली जाती है तभी बॉल ऑटोमेटिकली डेड हो जाती है। अगर कोई विकेट गिर जाती है तब भी बॉल ऑटोमेटिकली डेड हो जाती है। अगर ये किसी बैट्समैन के किसी पैड्स या किसी चीज़ में क्लॉथिंग में फंस जाती है या अंपायर के किसी क्लॉथिंग में या किसी चीज़ में फंस जाती है तो ये ऑटोमेटिकली डेड हो जाती है। इसके साथ साथ अगर फील्डिंग साइड के किसी प्लेयर ने हेलमेट पहना हुआ है और उसमें बॉल फंस गई है तो वो भी ऑटोमेटिकली डेड होगी। लेकिन वो अगर वो हेलमेट विकेट कीपर के पीछे पड़ा हुआ है तो जो फील्ड में रखा हुआ हेलमेट है तो उस पर अगर बॉल लगती है तो उसके साथ वो आपको पता है जो 20 रन्स होते हैं, और जब अंपायर ओवर या टाइम कॉल कर दे तो उस वक्त भी बॉल। और डेड बॉल का जो कानून है इसका आपको पता होगा कि इमीडिएटली जब अंपायर देखता है तो उसको कॉल भी करता है। जब अंपायर किसी चीज़ में इंटरफेयर करता है तो डेड बॉल भी कॉल करते हैं। जब किसी प्लेयर को सीवियर किस्म की इंजरी होगी है किसी बैट्समैन को तो अंपायर जो स्ट्राइकिंग एंड पे है वो अक्सर ज़ोर से कॉल भी करते हैं डेड बॉल एंड सिग्नल भी देते हैं। इसी तरह अगर कोई अनफेयर गेम हो रही है, कुछ इस तरह की बॉल के साथ छेड़खानी हो रही है तो अंपायर इस गेम को स्टॉप करने के लिए भी इमीडिएटली डेड बॉल कहते हैं। ये काफ़ी लेंथी लॉ है, इस पे तो पूरा एक प्रोग्राम किया जा सकता है। इस तरह के बेशुमार और भी लॉ हैं जिन पे पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन चूंकि हमारा प्रॉमिस था कि हमने शॉर्ट टाइम पे आपको एक इंट्रोडक्शन कराना है। और डेड बॉल ख़त्म कब होती है? जब बॉलर नई बॉल कराने के लिए रन अप ले लेता है या जो उसका बॉलिंग एक्शन है जब वो बॉलिंग एक्शन शुरू कर देता है। अगर उसका रन अप नहीं है तो बॉलिंग एक्शन में जैसे ही वो आएगा तो डेड बॉल ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी और बॉल प्ले में आ जाएगी। इसके बाद है जी क्रिकेट का कानून नंबर 24, नो बॉल। नो बॉल का तो आपको पता होगा कि फ्रंट फुट अगर फ्रंट लाइन को क्रॉस करता है, लेकिन इसको हम आगाज़ इस तरह करते हैं कि सबसे पहले तो जो अंपायर को बताया, जैसे को बॉलर बॉलिंग के लिए आता है तो वो बताता है कि राइट आर्म ओवर द स्टम्प्स या लेफ्ट आर्म ओवर द स्टम्प्स या राइट आर्म राउंड द स्टम्प्स, जो भी है। जब वो मूड ऑफ डिलीवरी विदाउट इन्फॉर्मिंग अंपायर चेंज करता है तो ये नो बॉल कॉल होगी। इसी तरह जो फेयर डिलीवरी विद द आर्म है, जब वो बॉलर बॉल करता है तो उसकी एल्बो का खम जो है शोल्डर से जब ऊपर आता है हाथ, और जब वो बॉल रिलीज़ करता है तो जो एल्बो का ये जो एंगल है इसमें अगर मोर देन 15 डिग्रीज उसमें डिफरेंस है तो ये सस्पेक्ट एक्शन जिसको कहा जाता है या आम तौर पे वट्टा बॉलिंग कहा जाता है, तो ये नो बॉल कॉल होगी। बॉलर जो है वो बॉलिंग एक्शन में आने से पहले ही बाज़ औक़ात अगर ऐसे बॉल मार दे तो अंपायर इसको भी नो बॉल कह सकते हैं। और बॉलर जो है फुल टॉस बॉल जो है वेस्ट साइड से ऊपर जो फेंकते हैं वो भी नो बॉल है। इसी तरह डिफरेंट जो हैं वो फील्ड पोजीशन की जो जैसे कि पहले बताया गया था या कीपर की जो मूवमेंट है इसके बारे में ये भी नो बॉल है। अगर बिहाइंड द पॉपिंग क्रीज ऑन द लेग साइड 3 फील्डर हैं या 2 से ज़्यादा फील्डर हैं तब भी ये नो बॉल होगी। इसी तरह वनडे और T20 में अगर ऑन साइड पे 6 फील्डर हैं तब भी ये नो बॉल होगी। और नो बॉल पे एक एक्स्ट्रा रन मिलेगा। T20 और वनडे में इस पर फ्री हिट भी मिलती है। नो बॉल पे 4 तरीके से एक बैट्समैन आउट हो सकता है। इसमें जो हैंडल द बॉल आउट है, हिट द बॉल ट्वाइस है, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट है, और चौथा जो है वो आपको याद होगा कि रन आउट। नो बॉल पे रन आउट भी हो जाते हैं। इसके साथ ही जनाब अब आ गया लॉ नंबर 25 नंबर वाइड बॉल। वाइड बॉल आपको पता है कि टेस्ट क्रिकेट में इसकी ज़रा चौड़ाई जो ज़्यादा होती है, जो बैट्समैन की रीच से ज़्यादा दूर हो, जबकि लिमिटेड जो क्रिकेट है वनडे और T20 में इसके लिए बाकायदा एक मार्किंग की होती है, उसके अंदर बॉल करनी होती है और लेग स्टंप से जो बीट भी होगी बॉल वो वाइड बॉल डिक्लेयर होती है, जिसका एक एक्स्ट्रा रन दिया जाता है। वो बॉल भी दोबारा की जाती है नो बॉल की तरह, और इस पे 5 तरह के आउट होते हैं, जबकि नो बॉल पे आपको मैंने बताया था 4 तरह के आउट होते हैं। वाइड बॉल पे हिट विकेट, इसके अलावा स्टंप आउट होता है, उसके साथ साथ रन आउट है, उसके साथ साथ हैंडल द बॉल आउट है और ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट है।
अक्सर लोग पूछते हैं जी जब वाइट बॉल होगी तो हैंडल द बॉल किस तरह आउट हो गए। बाज़ अगर इस तरह होता है कि विकेट कीपर के किसी पैड या ग्लव से ला के अगर बॉल विकेटों के पास गिरी और बैट्समैन ने उसको उस हाथ से पकड़ा है जिस हाथ में उसके बल्ला नहीं है, तो डेलिबरेटली, तो अगर फील्डिंग साइड ने अपील की तो अंपायर इसको हैंडल द बॉल आउट दे सकता है। इसके बाद जनाब एक कानून आया है जिस पे अक्सर बॉलर्स बड़ा शोर करते हैं, क्रिकेट का कानून नंबर 27, अपील्स। आपने देखा होगा कि क्रिकेट में बड़ी अजीब अजीब किस्म की अपीलें निकली, हाँ हाँ हाँ, ऐसे ऐसे अजीब तरीके से वो शोर करते हैं। अलबत्ता क्रिकेट में एक वर्ड लिखा हुआ है लॉ 27 में कि हाउ इज़ दैट, ये क्या है, तो अंपायर उसका आंसर करता है आउट या नॉट आउट। तो अपील जो है ये बॉलर का राइट है, बिल्कुल वो कर सकता है। पिछले दिनों एक मैच में इस पे थोड़ी सी बदमज़गी भी हो गई थी हमारे एक लोकल मैच में कि फील्डिंग साइड कह रही थी जी हमारा तो राइट है, हम अपील करेंगे। तो जो गलत अपीलें हैं इस पे अंपायर कैन टेक एक्शन। आप एक हद तक अपीलें कर सकते हैं और इसका भी एक टाइम लिमिट है कि क्या अपील करनी है और किस तरह करनी है। क्रिकेट की जो बेसिक स्पिरिट है, जो इसकी जो टेस्ट है, उसको नहीं ख़राब करना। अपील इस तरह से नहीं करनी कि मैच का मज़ा ना रहे। बाज़ औक़ात एक बॉलर से बॉलिंग हो नहीं रही होती तो वो अपील करके ये शो करना चाहता है कि यार मेरे साथ तो बड़ी ज़्यादती हो रही है, मैं तो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा हूँ, लेकिन अंपायर ही नहीं आउट दे रहा। आपने क्रिकेट की स्पिरिट को ख़राब नहीं करना, अपील करनी है तो हाउ वाज दैट, वंस टाइम इट इज़ एनफ। थैंक यू। इसके बाद है जी 28 नंबर कानून के विकेट इज़ डाउन, यानी कि विकेट गिर गई। उसके बारे में यही बताऊंगा कि जिस तरह वो बॉल अगर बॉलर ने की और बोल्ड हो गए तो विकेटें गिर गई, एक या सारी विकेटें गिर गई या बेल्स गिर गई, तो इसको विकेट इज़ डाउन कहा जाएगा, कंप्लीटली डिसलॉज होगी विकेट। इसके बाद है जो 29 नंबर कानून, जिसमें आप आगे जाके हम इसको स्टंप और रनआउट पे भी बात करेंगे कि बैट्समैन अपनी क्रीज से बाहर है, अपने ग्राउंड से बाहर है। अब बैट्समैन का जो बॉडी पार्ट या कोई भी बैट जो उसके हाथ में है, वो जो पॉपिंग या बैटिंग क्रीज है उसका जो इनर एज है उससे पीछे ज़मीन को टच कर रहा होगा, तो इसका मतलब है कि बैट्समैन इज़ इन द ग्राउंड। लॉ नंबर 30, जिसको बैट्समैन तो पसंद नहीं करते लेकिन बॉलर बड़े खुश होते हैं, बोल्ड। जब बॉल जो है विकेटों को जाके लगे या बेल्स उड़ा दे और एक फेयर डिलीवरी हो तो उस पर बोल्ड होगा बैट्समैन। ये आउट भी आप काउंट करते जाएं, ये पहला आउट है। इसी तरह जी कैच आउट, लॉ नंबर 32, जैसा कि आपको पता है एक फेयर डिलीवरी जो कि नो बॉल ना हो और बैट्समैन के बैट या उसके जो ग्लव्स हैं जिसमें उसने बैट पकड़ा हुआ उसको टच करने के बाद बग़ैर ज़मीन को छुए हुए बाउंड्री लाइन से अंदर अंदर अगर कोई फील्डर कैच कर लेता है तो वो कैच आउट हो जाएगा बैट्समैन। इसकी काफ़ी सारी इसके बाद वो चीज़ें हैं कि अगर वो कैच आउट हो गया तो उस शॉट पे जो रन्स बनाए गए वो रन्स काउंट नहीं होंगे और वो बॉल भी काउंट होगी, तो इस तरह वो बैट्समैन कैच आउट हो जाएगा। इसके बाद है जनाब लॉ नंबर 33, हैंडल द बॉल। अगर कोई बैट्समैन जबकि एक बॉल को हाथ से जो उस हाथ से बॉल को टच करता है जो उसके जिस हाथ में उसका बैट नहीं है और जब बॉल वो उस वक्त प्ले में है, तो फील्डिंग साइड अगर अपील करती है तो अंपायर उसको हैंडल द बॉल आउट दे सकता है। इसके बाद जनाब लॉ नंबर 34, हिट द बॉल ट्वाइस। अक्सर आपने सुना होगा कि बॉल को 2 दफ़ा हिट करना। अगर कोई बैट्समैन जिसके एक दफ़ा बॉल बॉडी पार्ट पे या बैट पे लग चुकी है और जानबूझ के वो उसको दोबारा हिट करता है, तो अपील अगर फील्डिंग साइड करती है तो वो उसको आउट दे सकते हैं। लेकिन अगर वो बॉल उसको लगने के बाद विकेटों में जा रही है तो बैट्समैन अपने बॉडी पार्ट या बल्ले से उस गेंद को रोक ज़रूर सकता है लेकिन हिट नहीं कर सकता। इसी तरह वो अपना उस हाथ से गेंद को नहीं रोक सकता जो विकेटों में जा रही है जिस हाथ में उसका बैट नहीं है, इस पे भी वो ऑब्स्ट्रक्ट हैंडल द बॉल आउट हो जाएगा। उसके साथ साथ कुछ शॉट्स ऐसी होती हैं जिसमें बैट्समैन जो है ना जानबूझ के तो नहीं लेकिन बॉल 2 दफ़ा बैट पे लग जाती है। अक्सर आपने सुना होगा कि डबल हिट हो गई है, तो वो लॉफुल है, उस पर जितने रन स्कोर होंगे वो रन्स काउंट होंगे और वो बैट्समैन को उसका एडवांटेज होगा।
इसके बाद है जनाब लॉ नंबर 35, हिट विकेट। आप साथ साथ काउंट भी करते जाएं कि कितने तरीके से एक बैट्समैन आउट हो सकता है। हिट विकेट, हिट विकेट अगर कोई बैट्समैन जब बॉल प्ले में आ चुकी है तो बैट्समैन अभी बॉल रिसीव करने की पोजीशन में है और उसका कोई बॉडी पार्ट या उसके जिस्म का कोई हिस्सा या हेलमेट या बैट कोई चीज़ भी विकेटों को लग जाती है और बेल्स गिर जाती है या विकेट गिर जाती है तो वो बैट्समैन आउट होगा। इसी तरह ड्यूरिंग शॉट खेलते हुए अगर उसका पाँव का या जिस्म का कोई हिस्सा या बल्ला या हेलमेट कोई चीज़ विकेटों को लग जाती है, या शॉट खेलने के बाद इमीडिएटली जब वो पहला रन लेने के लिए निकलता है तो उसमें उसकी किसी जिस्म के किसी हिस्से से विकेट या स्टंप्स या बेल्स गिर जाती हैं तो वो हिट विकेट काउंट हो गए। इसके बाद जनाब कानून ऐसा आया है कि जिस पे अक्सर बैट्समैन भी सर पकड़े बैठे होते हैं, बॉलर भी सर पकड़े बैठे होते हैं, बाज़ औक़ात तो अंपायर भी सर पकड़ के बैठ जाते हैं। इतना ये इस पे बहस होती है। लेग बिफोर विकेट, लॉ नंबर 36। काफ़ी लोगों को तो इस कानून के बारे में सही पता ही नहीं होता, लेकिन वो भी जब बात कर रहे होते हैं या ग्राउंड के अंदर होते हैं तो उनकी बातें भी बड़ी मज़ेदार होती हैं और सुनकर हंसी भी आती है। लेकिन अभी हम जब इस कानून पे डिस्कस करेंगे तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसका अक्सर लोगों को इल्म नहीं है, और हमारी इस वीडियो का मकसद भी ये है कि इस नॉलेज को शेयर किया जाए। हो सकता है अगर किसी जगह पे मैं गलत हूँ तो मेरे जो सीनियर अंपायर्स हैं या मेरे साथ जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं या कुछ क्रिकेट नॉलेज रखने वाले लोग हो सकता है वो बाद में मुझे मैसेज भी करेंगे और मैं खुशी से उसको तस्लीम करूँगा और नेक्स्ट हम इसको एडमिट करेंगे और बताएंगे कि जी हाँ जी मैंने वहाँ पे ये गलत चीज़ बताई थी तो असल में ये थी। लेग बिफोर विकेट कानून नंबर 36 के आप LBW आउट किस तरह होते हो या अंपायर किस तरह देते हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें क्या है कि फेयर डिलीवरी हो, वो बॉल नो बॉल ना हो, वो बॉल बैट्समैन के उस हाथ को जिसमें बल्ला या बल्ले को टच होकर ना आई हो, वो बॉल लेग स्टंप से बाहर पिच ना हुई हो, वो बॉल स्टंप्स के अंदर पिच हुई हो या ऑफ स्टंप से बाहर पिच हुई हो, और वो बॉल स्टंप्स की तरफ जा रही हो, और इम्पैक्ट जिस वक्त वो बॉल बैट्समैन के बॉडी उसकी टांगों या किसी भी जिस्म के ऐसे हिस्से पे लगी है जहाँ से LBW करार दिया जा सकता है, वो राइट इन फ्रंट ऑफ स्टंप्स था, यानी कि इम्पैक्ट जो था वो राइट इन फ्रंट ऑफ स्टंप्स था। और सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी कि क्या अगर वो बॉल जो है बैट्समैन के बॉडी पार्ट्स पे ना लगती तो क्या वो स्टंप्स को हिट करती। अगर इन सारी चीज़ों पे वो चीज़ पूरी उतरती है, वो बॉल पूरी उतरती है तो वो बैट्समैन LBW आउट होगा। इसके बाद है जी क्रिकेट का कानून नंबर 37, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट। बड़ा मज़ेदार कानून है। इसमें वो लिखता है कि अगर फील्डिंग साइड या बॉलर अपील करता है तो अंपायर एक बैट्समैन को आउट दे सकता है अगर उसने जानबूझ के ऑब्स्ट्रक्शन की है ड्यूरिंग फील्ड बाय एक्शन और बाय वर्ड। अक्सर लोगों को ये जानकर हैरानगी होगी कि ये जो कई दफ़ा बैट्समैन कहता है गिर गया गिर गया गिर गया कैच, तो बैट्समैन का कोई राइट नहीं है। ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो बाय वर्ड और बाय एक्शन, किसी ने ज़बान से भी कोई ऐसी चीज़ कही कि जिससे बैट्समैन को ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, या उसने कंधा मार दिया या कोई ऐसा धक्का दे दिया या उसके कैच करने के दरमियान में आ गया या कुछ किया, तो ऑब्स्ट्रक्शन उसने की है तो अंपायर उसको आउट दे सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट। इसके बाद है जी कानून नंबर 38, रन आउट। सबको पता होगा कि जब एक बैट्समैन रन लेने के लिए जाता है तो अगर फील्डिंग साइड ने थ्रो करके उसको आउट करने की कोशिश की और वो क्रीज़ जो पॉपिंग क्रीज़ या बैटिंग क्रीज़ का जो इनसाइड एज है उससे पीछे है और उसका कोई बॉडी पार्ट या उसके बैट जो उसके हाथ में है वो उस पॉपिंग क्रीज़ के इनसाइड एज से अंदर ज़मीन को टच नहीं कर रहा तो वो आउट होगा। इसी तरह बाजू का दोनों बैट्समैन भागकर एक साइड पे चले जाते हैं तो उसमें भी अंपायर ने चेक करना है कि कौन सा बैट्समैन पहले इन हो गया था या किस बैट्समैन की ये क्रीज थी, तो ये अंपायर डिसाइड करेगा। इसके बाद है जी लॉ नंबर 39, स्टंप आउट।
जैसे कि बैट्समैन अक्सर शॉट खेलने के लिए बाहर निकल के मारते हैं या लंबा स्ट्रेच करते हैं तो पिछला पाँव उनका हवा में होता है, तो विकेट कीपर उस बॉल को विदाउट इंटरफेयरेंस ऑफ एनी फील्डर, किसी फील्डर की मुदाखलत के बगैर अगर विकेट कीपर उसकी बेल्स या स्टंप्स उड़ा देता है तो वो स्टंप आउट होगा। एक मज़ेदार चीज़ जो मैं भूल गया था, अगर नो बॉल है तो क्या उस पर विकेट कीपर बैट्समैन को रन आउट कर सकता है? ये अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं। तो अगर तो बैट्समैन क्रीज से बाहर निकल के शॉट मारने भी गया है लेकिन वो रन्स अटेम्प्ट नहीं कर रहा, तो विकेट कीपर विदाउट इंटरफेयरेंस ऑफ एनी फील्डर उसको रन आउट नहीं कर सकता, वो बैट्समैन अपनी क्रीज में आ सकता है। इसके बाद है जी क्रिकेट का कानून नंबर 40, विकेट कीपर। विकेट कीपर जो है इसको मुकम्मल तौर पर जब बॉलर बॉल करेगा तो बैट्समैन के खेलने से पहले जब तक कि बॉल उसको बॉडी पार्ट पे या उसके बैट से टच ना हो जाए वो होली बिहाइंड द स्टंप्स रहेगा। ये उसके लिए लाजमी है कि वो बॉलिंग क्रीज से पीछे होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो अंपायर जो स्ट्राइकिंग एंड पे अंपायर है वो उसको इमीडिएटली नो बॉल कॉल करेगा। इसके बाद है जी लॉ नंबर 41, द फील्ड्समैन। इसमें फील्डिंग द बॉल है, इसमें अगर वो कुछ ऐसी इलीगल वे से बॉल को पकड़ता है, जैसे कैप उसके हाथ में या कुछ ऐसी चीज़ है, तो वो 5 पेनल्टी रन होंगे। लिमिटेशन ऑफ फील्डर, ऑन साइड पे जो लिमिटेशन है स्पेशली पॉपिंग क्रीज से पीछे जो ऑन साइड पे 3 फील्डर होंगे तो वो भी नो बॉल हो जाएगी। मोर देन 2 फील्डर्स, फील्डर का जो प्रोटेक्टिव हेलमेट है उसके बारे में थोड़ी सी तशरीह है। तो ये था लॉ नंबर 40। इसके बाद है जी क्रिकेट का सबसे मुश्किल और लेंथी कानून जो है 42 नंबर, अनफेयर प्ले। इसमें सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जिक्र है कि कप्तान की क्या जिम्मेदारी है। बोथ द कैप्टन्स आर रिस्पॉन्सिबल दैट प्ले मस्ट बी कंडक्ट विद इन द लॉज एंड विद इन द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। दोनों कप्तान जो है ये इनकी जिम्मेदारी है कि गेम जो है ना वो कवानीन के दरमियान और क्रिकेट की स्पिरिट और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुताबिक खेला जाए। फिर दोनों अंपायर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोल जज हैं कि वो चेक करे कि वाकई गेम जो है वो विद इन द लॉज ऑफ क्रिकेट हो रही है। उसके बाद अगर अंपायर समझते हैं कोई ऐसी जो है चीज़ हो रही है तो अंपायर इमीडिएटली डेड बॉल कॉल करके तो उसमें इंटरवेन कर सकते हैं, मुदाखलत कर सकते हैं। फिर बाज़-औक़ात तो ये आपने देखा होगा कि बॉलर बॉल की जो सीम है उसको नाखन से या किसी चीज़ से उठाते हैं ताकि उससे ग्रिप अच्छी होती है, तो अंपायर इसमें भी मुदाखलत कर सकते हैं। इसके साथ साथ बॉल की जो कंडीशन चेंज करते हैं, एक साइड से आपको पता है शाइन करने के लिए दूसरी साइड को रब भी करते हैं डिफरेंट तरीके से। फिर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी बाज़ औक़ात लगाते हैं। फिर जो ये नज़दीक खड़े हुए फील्डर्स जो हैं ये बाज़ औक़ात बैट्समैन को डिस्टर्ब करने के लिए बातें करते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं। ये इसमें मैं आपको बता दूं कि अक्सर लोग कहते हैं जी कि बातें कर रहे थे तो अंपायर ने नो बॉल दे दी। इसमें नो बॉल नहीं होती, अंपायर इमीडिएटली इसको कॉल एंड सिग्नल करता है डेड बॉल। ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी ऑब्स्ट्रक्टिंग, किसी बैट्समैन को आप विलफुली रोकते हो जब वो रनिंग कर रहा है तो ये भी अनफेयर क्रिकेट में आता है, इसमें भी अंपायर मुदाखलत कर सकता है। उसके बाद अगर कोई बॉलर ज़्यादा शॉर्ट बॉलिंग कर रहा है और अंपायर के ख़्याल में ये है कि ये अनफेयर है, ये बैट्समैन जो है ना बैट्समैन को ज़ख्मी करने के लिए कर रहा है और जो एक लिमिट है उससे भी ज़्यादा वो शॉर्ट बॉल कर रहा है तो अंपायर उसमें भी मुदाखलत कर सकता है। और बॉलर जो है वो बार बार एक से ज़्यादा बार जो है वो हाई फुल टॉस बॉलिंग करता है तो उसमें भी अंपायर मुदाखलत कर सकता है। अगर कोई टीम टाइम वेस्टिंग कर रही है तो इसमें भी अंपायर मुदाखलत कर सकता है, ये भी अनफेयर है। जहाँ पे भी अनफेयर गेम होगी तो अंपायर इमीडिएटली उसमें मुदाखलत भी कर सकता है और उस पर एक्शन भी ले सकता है। फिर अगर कोई खिलाड़ी बैट्समैन या फील्डिंग साइड का कोई भी रुकन जो है, बॉलर हो, विकेट कीपर हो या नज़दीक फील्डर खड़े, वो पिच को ख़राब कर रहे हैं तो उसमें भी अंपायर मुदाखलत कर सकता है।
बैट्समैन जो है अगर वो कोई रन चोरी करने की कोशिश करता है कि अगर भी बॉलर जैसे ही अपने रन अप में आ गया तो बॉल तो प्ले में आ गई, तो अगर विलफुली जो है ना बैट्समैन अनफेयरली भाग के रन लेना चाहते हैं तो अंपायर इसको डेड बॉल कॉल कर सकता है। इसके साथ साथ प्लेयर्स का जो कंडक्ट है, उनका जो रवैया है वो हार्श नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। अगर अंपायर देखते हैं कि वो ऐसी चीज़ हो रही है तो अंपायर उसमें इमीडिएटली मदाखलत करके तो उसको ठीक कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे अंपायर देखते हैं कि बार बार वो उस चीज़ की वो गलती कर रहे हैं और अनफेयर गेम हो रही है, और कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जो पहले ही इंसिडेंट पे अंपायर कैन अवार्ड 5 पेनल्टी रन्स, तो ये थोड़ा सा सख्त भी है। इस पे जब इम्प्लीमेंटेशन होती है तो फिर काफ़ी ख़बरों में भी रहती है चीज़ कि फेयर एंड अनफेयर प्ले। जी हाँ, ये थी आज की हमारी वीडियो क्रिकेट कवानीन के बारे में। हमने कोशिश की है कि आसान और मुख्तसर तरीके से क्रिकेट कवानीन के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज जो है वो अपने सुनने वालों और देखने वालों को तक पहुंचाई जाए। अगर इसमें किसी जगह पे कोई गलती हुई है तो इसके लिए हम माजरत भी करते हैं, और अगर हमारा कोई दोस्त या कोई स्टूडेंट इसमें हमें कुछ बताता है तो हम ज़रूर उसको ना सिर्फ अप्रिशिएट करेंगे बल्कि उसको अमेंडमेंट भी करेंगे। और इसके साथ साथ आप देखते रहिए हमारा शालीमार क्रिकेट एकेडमी का यूट्यूब चैनल, और इसको सब्सक्राइब करें, इसको प्रमोट करें। इस पर मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।